गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था नेपोलियन रूल के बारे में कि जो फ्रांस था तो फ्रांस के अंदर किस तरह से लोग जो डेवलपमेंट था वो गोइंग ऑन था, किस तरह से डेवलपमेंट चल रहा था कहाँ पर, फ्रांस के अंदर ड्यूरिंग द नेपोलियन रूल। किस तरह से फ्रांस डेवलप्ड हो रहा था नेपोलियन रूल के टाइम पे। तो हमने देखे थे कि नेपोलियन ने क्या किया था, अपने लोगों को खुश करने के लिए टैक्स को 60% से 10 to 15% तक रिड्यूस कर दिया था। आउटर बाउंड्री के जो फ्रांस की जो बाउंड्री थी उसके बाहर के जो एरिया थे उनको वो कॉन्कोर्ड कैप्चर करने लग गया था, ताकि क्या कर सके, अपनी कंट्री का इकोनॉमिक बैलेंस बना सके। और जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि उसने क्या करा, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब में क्या किया था, डेवलपमेंट किया था, जिससे क्या था, फ्रांस बहुत डेवलप करा था। तो फ्रांस में जब नेपोलियन के रूल में लोग इतने खुश थे तो फिर लोगों ने ऐसा क्या रीज़न था कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट नेपोलियन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो ये हमारा लेक्चर जो है ये उसी के ऊपर डिपेंडेबल है। वाई पीपल अपोज द नेपोलियन रूल, ऐसा क्या रीजंस थे कि जो पीपल थे फ्रांस के उन्होंने नेपोलियन को अपोज किया। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ही इंक्रीज द टैक्सेस इन कंक्रीट एरियाज। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि ही रिड्यूस टैक्सेस फ्रॉम 60% टू 10 to 15%, लेकिन मैंने उसमें एक और पॉइंट जोड़ा था, इन हिज कंट्री। मतलब नेपोलियन ने फ्रांस में रूल करना स्टार्ट किया था तो उसने अपनी ही कंट्री के अंदर जो टैक्स था उसको रिड्यूस कर दिया, कितना, 6 to 10 to 15%। अगर आप किसी कंट्री के अंदर इतना टैक्स रिड्यूस कर दोगे तो आपकी कंट्री के अंदर आपकी गवर्नमेंट जो है उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उस इकोनॉमिक इम्बैलेंस को रिकवर करने के लिए क्या किया उसने, पास के जितने भी कंट्रीज थे उसके फ्रांस के आसपास के जितने भी कंट्री थे, फॉरेन कंट्रीज जो थे, फ्रांस के फॉरेन कंट्रीज मतलब फ्रांस के बाहर के जो कंट्री थे, मतलब फ्रांस की बॉर्डर से जो टच कंट्रीज थे, उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो क्या कर सके, अपने इकोनॉमिक इम्बैलेंस को बैलेंस कर सके। ऐसा इम्बैलेंस आया क्यों था, क्योंकि उसने क्या करा, अपने लोगों को खुश करने के लिए जो टैक्स था वो 60% टू 10 to 15%। तो एक सीरीज में समझिए इसको, नेपोलियन 60% से 10 to 15% टैक्स किया, तो उस वजह से क्या हुआ, नेपोलियन की गवर्नमेंट में क्या हुआ, इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो गया। तो इस इकोनॉमिक इम्बैलेंस को रिकवर करने के लिए उसने क्या करा, जो फॉरेन कंट्रीज थे फ्रांस के अलावा, जो फ्रांस के आसपास जो कंट्री थे, उनको कैप्चर करना स्टार्ट किया ताकि वो अपने इकोनॉमिक इनबैलेंस को कर सके, बैलेंस कर सके। तो इसने क्या करा, फॉरेन कंट्रीज पर अटैक करना स्टार्ट करा और उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही इसने फॉरेन कंट्रीज को कैप्चर किया तब इसने क्या किया, अब वो नेचुरल सी बात है, वो कंट्रीज किस में आ गए, फ्रांस के अंदर आ गए। क्योंकि अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया उसके ऊपर, उसको कैप्चर कर लिया, तो अब वो कंट्री किस में काउंट हो गए, फ्रांस में काउंट हो गए। लेकिन फ्रांस में काउंट होने के बावजूद भी नेपोलियन ने ऐसा नहीं किया कुछ, मतलब जो चीज़ें फ्रांस में लागू थी वो चीज़ें उन कंट्री में लागू नहीं थी। उसने क्या करा, अपनी कंट्री के अंदर तो टैक्सेस को 10 to 15% कम कर दिया, बट जो अदर कंट्रीज थी वहां पर उसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। तो यही पॉइंट है, ही इंक्रीज द टैक्सेस इन कॉन्क्रीट एरियाज, मतलब जो एरियाज उसने कैप्चर किए थे अपने इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने के लिए, अपने इकोनॉमी को बैलेंस बनाने के लिए जो एरिया उसने कैप्चर किए थे, वहां पर उसने फ्रांस के अकॉर्डिंग टैक्स कम नहीं किए। फ्रांस के अकॉर्डिंग उसने टैक्स कम नहीं किए, बल्कि उसने क्या कर दिया, टैक्सेस को कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब नेचुरल सी बात है, आपने अगर किसी कंट्री को कैप्चर किया है तो अब वो कंट्री आपकी कंट्री के अंदर इंक्लूड है, तो आप सेम वही रूल रखिए ना जो आपने अपनी कंट्री में रखा है। अगर आप सेम वही रूल नहीं रखेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा। तो सेम ये कंडीशन ऐसी थी जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया। क्यों, क्योंकि एक आपके फ्रांस के जो कैप्चर्ड कंट्री है वो तो टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, और जो फ्रांस के लोकल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कम टैक्स दे रहे हैं। तो लोगों ने क्या करा, इस चीज़ को अपोज करना स्टार्ट किया, लोग बाग इससे खुश नहीं थे। नेक्स्ट जो था, ही हिज फोर्स्ड conspiracy into the France armies create a negative impact on the Napoleon rule. His forced conspiracy, फोर्स कॉन्स्पिरेंसी का मतलब ये क्या करता था, फोर्सली लोगों को क्या करता था, ऑर्डर देता था क्या क्या, कि वो आर्मी में सेलेक्ट हो। कहाँ पर, कौन सी आर्मी में, फ्रांस आर्मी में। ठीक है, वो किस में हो, फ्रांस आर्मी। फ्रांस आर्मी में क्या करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। मतलब कहने का मतलब ये, अभी आपके घर में कोई आए और आपको ऐसे बोला कि नहीं नहीं, आपके घर का एक मेंबर हमारी आर्मी में जाएगा जाएगा। अरे आपके घर में किसी को नहीं हो ज़रूरत, या कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो वो ज़रूरी थोड़ी है। तो इसने क्या करा, कि क्या करा, ही फोर्स कॉन्स्पिरेशन। फोर्स कॉन्स्पिरेशन मतलब जबरदस्ती। ठीक है, इसने क्या करा, जबरदस्ती लोगों को क्या करने लग गया, ये फ्रेंच आर्मी के अंदर क्या करने लग गया, बढ़ने लग गया। मतलब उनको इंक्लूड करने लग गया कि आप फ्रांस आर्मी में आओ, फ्रांस आर्मी में आओ, फ्रांस आर्मी में आओ। ठीक है, तो इसने क्या करा, फोर्स कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट कर दी। तो इसका क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जो फ्रांस कंट्री थी उसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। क्यों, अगर आपकी कंट्री के अंदर लोगों, जो भी आपकी गवर्नमेंट होगी वो आपको फोर्सली बोले कि नहीं, हर घर में से है ना 2 मेंबर है ना आर्मी में जाएंगे, तो क्या करेंगे, जिन फैमिलीज में रिक्वायरमेंट है वो तो चल जाएंगे, जिनको शौक है, या शौक मतलब जिनको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है वो तो जाएंगे, लेकिन हर कोई नहीं जाता ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो जबरदस्ती इसने अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए करा, लोगों को फोर्स करा ताकि क्या कर सके, वो फ्रांस आर्मी को ये बढ़ा सके।
और इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करा इस सिचुएशन ने, इस जो पॉइंट, ये जो पॉइंट था नेपोलियन का, इसने नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करा फ्रांस की पीपल्स के ऊपर। फ्रांस के जो पीपल थे उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करा, जिससे क्या करा, लोगों ने इनको अपोज, इसका एक नेगेटिव पॉइंट लिया इस चीज को। नेक्स्ट क्या है, ही फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द फ्रेंच आर्मी। मैंने बताया सेम वही थी। ठीक है, ही इसने क्या करा, लोगों को क्या करना, फोर्स करना स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या कर सके, वो लोग क्या कर सके, फ्रेंच आर्मी में सेलेक्ट हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रांस आर्मी के अंदर क्या करने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कलेक्ट करने लग गया फ्रांस आर्मी के अंदर। ठीक है, अच्छा क्या रीज़न था, ठीक है, क्यों ये इतने लोगों को जबरदस्ती फ्रांस आर्मी में ला रहा था, ठीक है, क्यों इंक्लूड कर रहा था, क्यों सेलेक्ट कर रहा था, उसका रीज़न क्या है ये देखिए। ही वांटेड अ लार्ज आर्मी, उसका रीज़न क्या था, ये लोगों को जबरदस्ती क्यों ला रहा था फ्रांस आर्मी के अंदर, फ्रेंच आर्मी के अंदर क्यों ला रहा था, क्योंकि बेसिकली इसको एक लार्ज आर्मी की रिक्वायरमेंट थी। क्या था, एक लार्ज आर्मी, बहुत बड़ी इसको आर्मी चाहिए थी। उसका रीज़न क्या था, सो दैट ही कॉन्क्रीट द अदर कंट्रीज, ताकि क्या कर सके, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें फ्रांस एक कंट्री है, उसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, इथोपिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं, और बहुत सारी, इटली। ठीक है, तो बाकी जितने भी कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है फ्रांस के अलावा, उनको क्या कर सके, ये कैप्चर कर सके। और ये कैप्चर कब कवर आएगा, जब इसके पास क्या होगी, लार्ज आर्मी। और इस लार्ज बहुत बड़ी आर्मी को बनाने के लिए ये क्या करता था, लोगों को फोर्स करता था, ताकि वो क्या कर सके, फ्रेंच आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो सके। ठीक है, ताकि वो फ्रेंच आर्मी को सेलेक्ट हो सके फ्रेंच आर्मी के अंदर। तो लोगों को फोर्स करता था ताकि वो फ्रेंच आर्मी में सेलेक्ट हो, वो एक लार्ज आर्मी बना सके, और उस लार्ज आर्मी के बेसिस पे वो क्या कर सके, जो अदर कंट्रीज हैं यूरोप के, उनको कैप्चर कर सके, उनको कैप्चर करके एक नया नक्शा बना सके फ्रांस का। नया नक्शा का मतलब क्या हुआ, जस्ट एग्जाम्पल, ये अगर आप बात करें तो ये फ्रांस जैसे एग्जाम्पल, अभी इसके आसपास ये कुछ कंट्रीज हैं। ठीक है, तो क्या करें, जब इसको फोर्सली ले लेगा, ठीक है, तो फोर्सली लेने के बाद क्या करा, अब इसका मैप क्या होगा, एक तरीके से बढ़ चुका है, क्योंकि अब जो फ्रांस का नया मैप बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये इतना एरिया, तो इस तरह से क्या करता था, ये लार्ज आर्मी के बेसिस पे करता था, अदर कंट्रीज को क्या करता था, कैप्चर करता था, वहां पर टैक्सेस का इंक्रीमेंट कर देता था। खुद के कंट्री में नहीं करा इसने, अदर कैप्चर्स कंट्रीज में इसने टैक्सेस का इंक्रीमेंट किया। लोगों को क्या करता था, फोर्सली क्या करता था, आर्मी के अंदर सेलेक्ट होने के लिए बोलता था, क्योंकि ताकि क्या कर सके, ये लार्ज आर्मी बना सके, और उस लार्ज आर्मी के बेसिस पे क्या कर सके, ये अदर कंट्रीज को कैप्चर कर सके और एक फ्रांस का नया नक्शा बना सके। तो ये नेगेटिव पॉइंट थे नेपोलियन रूल के। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर जब नेपोलियन रूल चल रहा था तो उस टाइम पे क्या था, ये नेगेटिव इंपैक्ट थे जो लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा जिस चीज़ ने। तो नेपोलियन के ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसने क्या करा, एक नेगेटिव साइकोलॉजी क्रिएट कर दी फ्रांस के पीपल के ऊपर, और वो लोग क्या करने लगे, इसके प्रोटेस्ट होने लगे। तो होप आपको समझ में आया, नेपोलियन रूल हम पढ़ चुके हैं, नेपोलियन ने किस तरह से रूल किया था वो हम पढ़ चुके हैं, नेपोलियन के टाइम पे क्या डेवलपमेंट थे वो हम पढ़ चुके हैं, और क्या रीजन था कि नेपोलियन ने अपोज किया। तो ये एक बैकग्राउंड था, ठीक है, पूरे चैप्टर का एक बैकग्राउंड था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइड थी। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन जनरेट हुआ, कैसे नेशनलिज्म क्रिएट हुआ यूरोप के अंदर, फ्रांस उसका एक मेन कंट्री बना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप के लिए। अगर कोई भी चेंज होता है सबसे पहले वो फ्रांस से स्टार्ट होता है। तो किस तरह से नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, किस तरह से जैकोबिन क्लब बना, किस तरह से डायरेक्टरी रूल आया, और फिर किस तरह से उसने नेपोलियन ने ओवरटेक किया, कैसे नेपोलियन कोड आया, नेपोलियन उसको सिविल कोड भी बोलते हैं। सिविल कोड में क्या क्या कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसके बहुत लोग उससे बहुत खुश थे, और लोग उसके टाइम का जो डेवलपमेंट था वो भी बहुत अच्छा था, टैक्सेस भी बहुत कम हो चुके थे, ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या करा, लोग जो पीपल थे फ्रांस के, वो लोग उसको अपोज भी करने लगे। उसकी रीजन क्या थे ये हम देख चुके हैं। तो होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रांस की सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि जो सोसाइटी थी यूरोप के अंदर उस टाइम पीरियड पे किस तरह से सोसाइटी थी। जैसे कि अगर अभी हम बात करें तो हमारी सोसाइटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड है। जैसे कि कुछ फार्मर्स हैं, कुछ आईटी सेक्टर में जॉब्स करते हैं, कुछ क्या मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो गए, आईटी सेक्टर्स में हो गए, कुछ फार्मर्स हैं पर्टिकुलर। तो इस तरह से हमारी क्या सोसाइटी डिवाइडेड है। लेकिन अगर हम बेसिकली दो रीजन से डिवाइड करें तो एक हम बोल सकते हैं अर्बन एरिया और एक हम बोल सकते हैं रूरल एरिया। ठीक है, तो इस तरह से दो में आप डिवाइड कर सकते हो। तो उसी तरह से हम बात करेंगे कि उस टाइम पीरियड पे फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइड थी। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Hello everyone. If you like the video, please subscribe the channel, like the video and share the videos to your friends so that they can use their time during lockdown. And don't forget to press the bell icon for next updation.